अब की बार के सिलेबस में जिनका पेपर 2021 में होना है, फास्फोरस नहीं पढ़ना है, PS3 फास्फीन आता है, इसे भी नहीं पढ़ना है। तो अभी हम स्पीड में सिलेबस ले चलेंगे। सिलेबस स्पीड में ले चलने के लिए वही पढ़ाएंगे जो अब की बार के सिलेबस में आना है। अगली बार फिर मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो वहाँ पे सारा कवर कर लूँगा। अब की बार जो सिलेबस में हटा वो नहीं पढ़ेंगे। फास्फोरस के क्लोराइड होते हैं कुछ, PCl3 जैसे हो गया, ये भी नहीं पढ़ना है। PCl5 हो गया, ये भी नहीं पढ़ना है। और कुछ ऑक्सो अम्ल आते हैं इनके समूह 15 के तत्व में, ये सब नहीं पढ़ना है। तो जितना था सिलेबस वही हम समूह 15 से उतना हम पढ़ चुके हैं, उतनी सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। तो आगे समूह 15 यहाँ से ख़त्म हो जाता है। नाइट्रिक अम्ल तक हमने पढ़ाई की थी, नाइट्रिक अम्ल से समूह 15 ख़त्म हो जाता है। अब है और भी बहुत सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें हैं, पर अब की बार के सिलेबस में ये सारी चीज़ें नहीं हैं। तो हम इन्हें फिर अगली बार देखेंगे जब 2022 के लिए पढ़ाएंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से हम समूह 15 के तत्व। हमें पढ़ने हैं समूह 15 के तत्व। हेडिंग बन लगा लीजिए समूह 15 के तत्व। बाकी अब की बार एक सिलेबस के अकॉर्डिंग अब की बार हम पढ़ेंगे, बाकी नहीं पढ़ेंगे। सही। तो समूह 15 के तत्व खत्म हो गए हैं। आज स्टार्ट करना है ग्रुप नंबर 60, वर्ग या समूह 16 के तत्व। दिख रहा ना? ये नहीं दिख रहा, इधर कट रहा, मतलब ये लाइट लगे है ना, इसकी वजह से। तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ग्रुप नंबर 16 है, G-बार ग्रुप। अब ग्रुप नंबर 16 में या 16वें ग्रुप में कौन से आएंगे तत्व? हमने आपको शुरुआत में ही बताया था। ग्रुप नंबर 15 था, तो वहाँ पे कौन से आते थे? नाइट्रोजन फैमिली या निक्टोजन जिसे बोलते हैं, नाना पाटेकर, आशा राम और सब बीमार, ये थे ग्रुप नंबर 15 के तत्व। ग्रुप नंबर 16 में आ जाते हैं आपके नाइट्रोजन परिवार। नाइट्रोजन के बाद आ जाता है ऑक्सीजन, ओल्ड स्टाइल से टीपो, ओल्ड स्टाइल से टीपो, ऑक्सीजन फैमिली। इनको कैल्कोजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैल्कोजन भी बोलते हैं। इन्हें संयुक्त रूप से इस समूह के तत्व को कैल्कोजन बोलते हैं। ऑक्सीजन पहला तत्व होता है, इसलिए इससे क्या बोल देते हैं समूह 16 के तत्व को? ऑक्सीजन परिवार, ऑक्सीजन फैमिली। इतनी बात आपके समझ में आ गई। इसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं समूह 16 में? ऑक्सीजन है, सल्फर है, सीलियम है, ट्यूलियम है, और कौन सा है? पोलियम है। ये सारे के सारे तत्व पाए जाते हैं। ऑक्सीजन है, सल्फर है, सीलियम है, टीलियम है और पोलियम है। ये सारे के सारे तत्व पाए जाते हैं। समूह 16 के तत्वों को संयुक्त रूप से क्या बोलते हैं? मैंने कैल्कोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैल्कोजन। क्या बोलते हैं? ये सारी की बातें आपको लिख लेनी। कैल्कोजन। समूह 16 के तत्व को संयुक्त रूप से कैल्कोजन बोलते हैं। ये इसमें समूह 16 के तत्व ऑक्सीजन परिवार के तत्व कहलाते। इतनी सारी बातें आपको ध्यान में रखते हैं। अब बात कर लेते हैं इनकी जरा सी उपलब्धता की। प्राप्त कर लेते उपलब्धता की, या प्राप्त कहाँ पे? हमें मालूम है हमारे जो वायुमंडल में ऑक्सीजन होती है, वायुमंडल में ऑक्सीजन होती है तो 20.98 या लगभग कह देते हैं हम, लगभग 21% नाइट्रोजन होती है। जब हम वो ऑक्सीजन होती है। जब हम नाइट्रोजन की बात करेंगे तो नाइट्रोजन हमने बताया था लगभग 78% नाइट्रोजन होती है। ऑक्सीजन कितनी होती है? लगभग 21% या 21% थोड़ा सा कम, 20.98। चलो, अब नाइट्रोजन के बाद कौन सी आ जाती है? सल्फर आ जाता है। सल्फर की बात करें तो आपको सल्फर के बहुत सारे सल्फाइड आयस्क भी मिलते हैं, उनमें मिल जाती है। अब इसमें सबसे ज़्यादा अधिकता में तो ऑक्सीजन ही मिलती है। कौन सी मिलती है? ऑक्सीजन मिलती है। सल्फर की बात करें, सल्फर किस रूप में पाया जाता है? तो बहुत सारे सल्फेट यौगिक रूप में पाया जाता है। हालांकि ये संयुक्त तो फ्री स्टेट में नहीं मिलता है आपको। सल्फर जो है
फ्री स्टेट में नहीं मिलता है। और हमारी भूपर्पटी में भी ऑक्सीजन कितने परसेंट होती है? लगभग 23%। हमारी भूपर्पटी में ऑक्सीजन कितने परसेंट होती है? लगभग 23%। सल्फर जो होता है वहाँ पे जब पढ़े थे हम तो फास्फोरस संयुक्त अवस्था में नहीं मिलता था, और यहाँ पे संयुक्त अवस्था में सल्फर नहीं मिलता है। सल्फर को आप मालूम है SO2 गैस के रूप में मिलता है। कौन सी गैस के रूप में मिलता है? SO2 गैस के रूप में संयुक्त अवस्था में मिलता है। और फास्फर बहुत सारे सल्फेट जिप्सम वगैरह में, बेरेराइट वाला, बहुत सारे अयस्कों के रूप में या फिर खनिजों के रूप में सल्फर पाया जाता है। कापर का कापर पाइराइट आपने पढ़ा होगा, उसके रूप में भी पाया जाता है, उसमें भी सल्फर होता है। ठीक है, बात समझ गए आप लोग। और बात करें अगले तत्व की तो हम हाइड्रोजन सल्फाइड भी पढ़ा होगा, H2S, इसमें भी सल्फर पाया जाता है। इन सभी यौगिकों के रूप में पाया जाता है। जिप्सम आप जानते हो कि जिप्सम का फार्मूला क्या होता है? CuCa कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O। ये जिप्सम होता है। जिप्सम से ही तो हम प्लास्टर ऑफ पेरिस बना लेते थे। क्या करते थे? इसको थोड़ा सा हीट कर देते थे, गर्म कर देने पर क्या बन जाता था? चलो, हालांकि ये रिएक्शन आपके सिलेबस में है नहीं, पर बता देते हैं। क्या बन जाता था? हाफ H2O बचा है तो कितना? डेढ़ मतलब 3/2 H2O बाहर निकल जाता है। समझ गए? इसको जिप्सम बोलते, इसको क्या बोलते? प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको क्या बोलते? प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इनकी उपलब्धता आपको पता चल गई। और हम बात करें सीलियम, टेलुरियम, सीलियम है, और टेरुलियम की बात करें तो ये एस्को के रूप में पाए जाते हैं। और पोलियम भी प्रकृति में थोरियम, यूरेनियम खनिजों के विघटन के उत्पाद के रूप में पाया जाता है। तो पोलियम होता है वो एक रेडियो एक्टिव तत्व के जो रेडियो एक्टिव तत्व थोरियम और यूरेनियम होते हैं, उनके विघटन के फलस्वरूप मिलता है। उनके विघटन के बाद हमें क्या प्राप्त होता है? पोलियम प्राप्त होता है। समझ गए होंगे आप लोग। थोरियम, यूरेनियम कैसे तत्व हैं? रेडियो एक्टिव तत्व हैं। इनके विघटन से हमें पोलियम प्राप्त होता है। पोलियम जो अभी नीचे था, अभी हमने लिखा था PO। तो ये हो गई इनकी उपलब्धता की बात। अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। अब बात कर लेते हैं बच्चा लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। तो ग्रुप नंबर 16 वाले तत्वों के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या बात करें? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करेंगे। तो कौन से तत्व आते हैं? अभी हमने आपको बताया है कि ओल्ड स्टाइल से पॉलीऑक्सीजन, सल्फर, सीलियम, टेलिरियम और पोलियम। क्या? पोलियम। ये आता है 8 नंबर पे, ये आता है 16 नंबर पे। हम आपको ट्रिक बताया था, इसमें 8 जोड़ो, इसमें 18 जोड़ो, तो 17 17 34 हो जाएगा। फिर इसमें क्या जोड़ो? 18 जोड़ो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 52। फिर इसमें जोड़ दो क्या? फिर 32 जोड़ना पड़ता है, क्योंकि ये छठा आवर्त का है। ये पीरियड कौन सा? छठा आवर्त। ये सेकेंड पीरियड का है। ये किस पीरियड का? सेकेंड पीरियड का। तो ये दूसरे पीरियड का। तो है ये चौथे पीरियड में, 5वें पीरियड में, ये छठे पीरियड में। तो ये हो जाता है 84 आपका। याद आ गया आपको? इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे तो हमने बोला था आपके 6 नंबर, ये 8 नंबर पे आता तो 1s2, 2s2 और क्या? 2p क्या हो जाएगा? 4। 16 पे आते हैं ना। 16 पे तो इनके संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? संयोजी इलेक्ट्रॉन अर्थात बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? बाहरी कोष में 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे ना, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। 2 इलेक्ट्रॉन इस S उपकोष में जाएंगे और 4 इलेक्ट्रॉन P उपकोष में जाएंगे। समझ गए? 4 इलेक्ट्रॉन P उपकोष में। अगर ग्राउंड स्टेट की बात करें इनके तो कैसे लिखेंगे? NH2 क्या लिखेंगे? ये ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में भरे होंगे। ऑर्बिटल अर्थात कक्षक तो एक ही होता है ना। S उपकोष में एक ही कक्षक होता है, तभी तो S उपकोष में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ पाते हैं अधिकतम। और P उपकोष की बात करें हम, 2p4 वाले को कैसे बनाएंगे? तो P उपकोष में 3 कक्षक होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं। इन तीनों ऑर्बिटल में क्या कितने इलेक्ट्रॉन भरे? 4 इलेक्ट्रॉन भरे। तो पहले एक इलेक्ट्रॉन भरता है, फिर जब एक इलेक्ट्रॉन, हुंड नियम पढ़ा होगा आपने, जब पहला एक इलेक्ट्रॉन भर जाएगा तब इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होगा। तो चौथा इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पे जाएगा पहले ऑर्बिटल में। इसे px बोल सकते हैं, इसे py बोल सकते हैं, इसे pz बोल सकते हैं। 3 कक्षक होते हैं p के। तो p ब्लॉक के तत्व कौन से होते हैं? जो p कक्षक, p कोई भी कक्षक हो सकता है। ये अंतिम इलेक्ट्रॉन जिनके p कक्षक में
या फिर पी उपकोष में प्रवेश करते हैं वो सभी के सभी क्या कहलाते हैं, पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। अब हमने बताया तो सामान्य, अब यहाँ पे ग्रुप नंबर 16 के लिए सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यही तो होगा, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, यही तो होगा NS2NP4, यही तो होता है। अब आवर्त चेंज होता जाएगा, n जो मुख्य क्वांटम संख्या होती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है जो n, वो किसको बताता है, वो आवर्त या किसको बताता है, सेल को, अर्थात कोष को, आवर्त कोष वही तो होता है। अब पहला तो होता नहीं है भाई, पी ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक में पहला जो आवर्त है, पहले आवर्त में सिर्फ 2 ही तत्व, हाइड्रोजन जो एस ब्लॉक में जाता है और दूसरा हीलियम जो पी ब्लॉक में जाता है, जो निष्क्रिय गैस है, अक्रिय गैस में चला जाता है 18वें समूह में। अर्थात जब बाकी सारे जितने पी ब्लॉक के तत्व होते हैं वो सारे दूसरे ही आवर्त से आते हैं, तो एन का मान तो हमेशा 2 ही होता है, हीलियम के केस में ही बनता है एन का मान 1, बाकी में तो 2 ही होता है। तो यहाँ पे हम ये भी रख सकते हैं, आपको मालूम है अक्रिय गैस के लिए, अक्रिय गैस से लिखना चाहें हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो इसकी जगह पे हीलियम रख सकते हैं, क्योंकि हीलियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में मालूम है, हीलियम के इलेक्ट्रॉनिक 1s2 होता है, 1s2, तो इसकी जगह पे हम हीलियम, या फिर इसको अथवा करके हम ये भी लिख सकते हैं, हीलियम लिख सकते हैं। तो अर्थात हीलियम कितने इलेक्ट्रॉन लेता है, 2 इलेक्ट्रॉन, अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, और बाकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो तो उसको लिख ही देंगे। तो n के लिए 2 आया दूसरे आवर्त में, तो n 2s2 और 2p4, ये हो जाएगा। आ गई बात समझ में। इसके लिए क्या हो जाएगा बाबू, ये तीसरे आवर्त में जाता है, तीसरे आवर्त के लिए यहाँ पे थोड़ा सा रफ कर लेते हैं हम, समझ गए ना। ये तीसरे आवर्त में जाता है, तीसरे आवर्त के लिए क्या हो जाएगा, तीसरे आवर्त के लिए 3s2 3p4 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान ये दो कि यहाँ पे सल्फर है, सल्फर कितने नंबर पे आता है, 16 नंबर। कितने इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए हमारे, 6 इलेक्ट्रॉन खत्म, 10 इलेक्ट्रॉन बचे। कितने इलेक्ट्रॉन बाबू बचे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन बचे। 10 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा, 10 नंबर पे कौन आता है, नियान आता है, तो नियान ले लेगा 10 इलेक्ट्रॉन की जगह। हम बाकी 1s2 2s2 2p6 ये सब लिखने के बजाय इसकी जगह पे क्या लिखेंगे हम, इसकी जगह पे 1s2 2s2 2p6 लिखते, ये 10 इलेक्ट्रॉन होते इस तरह ना लिख, ये किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, नियान का ही तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो सीधा सीधे एन ही लिख देंगे हम, क्या दिक्कत है, चलता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, गलत नहीं माना जाता। तो ये लिख देंगे हम, हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका। इसका देख लो, सीलियम का देख लो, इसका चौथे आवर्त में आता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4s2 4p4 हो जाएगा। अब यहाँ पे 34 नंबर से 6 चले गए तो 28 बचे। तो अब नियान के बाद कौन से आता है, आर्गन आता है। आर्गन आता तो AR 18 नंबर पे होता है, AR 18 नंबर पे होता है। तो कितने बचे थे, 28 बचे थे इलेक्ट्रॉन भाई, 34 में 6 इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पे गए। हाँ, तो हम देख रहे थे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बोलो मैंने 6 ये चले गए, 18 ये चले गए, 18 6 हो गए आपके 24 में 34 थे, 24 कम हो गए तो 10 बचे, तो 10 किस में चले जाएंगे, डी, क्योंकि 3D आ जाएगा यहाँ पे। इसके पहले क्या आता है, 3D 10 आ जाएगा, तो 3D 10 में चले जाएंगे वो 10 इलेक्ट्रॉन, समझ गए। क्योंकि डी की जो शुरुआत होती है 3 से ही होती है, डी यहाँ पे नहीं आता है कभी, यहाँ पे डी नहीं आता है, यहाँ पे शुरू आता है। यहाँ पे डी होता है, ऐसा नहीं कि होता नहीं, लेकिन डी का अक्षर जो 3D होता है वो 0 होता है। यहाँ पे 3D जो होता है बाबूजी वो 0 होता है। 3D यहाँ पे क्या आता है, 0 आता है। 3D में कोष में इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। यहाँ पे 52 के लिए क्या करेंगे हम, 52 के लिए क्या करेंगे, तो 5s2 और 5p4 आ जाएगा, 5s2 5p4 आ जाएगा। अब यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन चले गए। अब इसके बाद कौन सा अक्रिय गैस आती है, क्रिप्टान आती है, Kr आ जाएगी। 36 p होती है, 36 ये चले गए, 6 ये चले गए, 36 6 कितने हो गए बाबूजी, 36 से कितने हो गए, 36 से 6 हो गए आपके, हाँ 36 6 हो गए आपके 42, 10 बचे तो 4D 10 में चले जाएंगे, क्योंकि इसके पहले डी वाला आता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 6s2 6p
4, ठीक है, 6:6p4। अब यहाँ पे जिनान आ जाता है, जिनान आ जाता है, समझ गए कितने। अब यहाँ पे बचेंगे कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे बाबूजी, ये 36 पे होता है, 36 के बाद 36 में जब 32 जोड़ते हो, 36 में 32 जोड़ते हो तो 2 उधर, 34 34 34 34 दूना 36 में जब 32 जोड़ोगे बाबूजी तो ये 8 और 6, ये 68 नंबर पे आता है। 68 और 6, 68 6 कितने हो गए, 68 6 कितने हो गए, 8 14 4 1 74 हो गए। 84 से 74 चले गए, 84 से 74 चले गए, कितने बचे, 0 और 1, 10 बचे। कितने बचे बाबूजी, 10 बचे। हालांकि ये गलत है, 68 में नहीं 58 पे आता है, सॉरी, ये कहाँ पे आएगा, 58 पे आएगा। तो यहाँ पे अगला जो आएगा 5d10 वाला आएगा। 5d10 के पहले 4 वाला आ जाता है, 4f14 आ जाता है, 4f14 आ जाता है। अब आप समझ गए होंगे, अब आप समझ गए होंगे, ये इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है। ठीक है बउआ जी, ये इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ जाता है, समझ गए। ये 18 में पहले 18 जोड़े तो 10 में 8 जोड़े तो 18 पे पहुँचे, 18 में 8 जोड़े, 18 में 18 जोड़े तो 36 पहुँचे। अब 36 में अब 32 जोड़ेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे, 36 में अब 32 जोड़ेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे, 8 और 6 68 पे पहुँचेंगे। 68 में 6 जोड़ देंगे तो कहाँ पहुँचेंगे, 68 में 6 जोड़ देंगे तो कहाँ पहुँचेंगे, 74 में पहुँचेंगे, 74 में पहुँचेंगे, समझ गए। आशा करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आगे आके क्या पढ़ना है, भौतिक गुण पे आ जाते हैं हम, इनकी फटाफट देख लेते हैं इनकी भौतिक गुण। थोड़े से भौतिक गुण हैं, फटाक से पढ़ के ख़त्म करते हैं इसको। 10-15 मिनट में भौतिक गुण मैं ख़त्म कर दूंगा, इसके समझाना ही है। नोट्स आप कहीं से भी बना सकते हैं, अपनी बुक से बना सकते हैं या फिर कहीं पढ़ी होगी आपने। हाँ, भौतिक गुण, भौतिक गुण में एटॉमिक नंबर और आयनिक रेडी आ जाते हैं। परमाणु त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या व आयनिक त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या क्या होती है, परमाणु त्रिज्या नाभिक से लेके बाह्यतम कोश की दूरी होती है, नाभिक से लेके बाह्यतम कोश की दूरी होती है। तो यहाँ पे जो भी तत्व होते हैं ओल्ड स्टाइल से टीपो, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलियम और टेरिलियम और पोलियम। तो यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर होता है कितना बाबूजी, 8, इतना होता है 16, इसका होता है, इसका कितना होता है 16, 16 में आप जब जोड़ेंगे आप 8 16 और 16 में जब 18 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 34, 34 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते थे तो वहाँ पे कितने कोष बनते थे, सिर्फ 2 ही कोष बनते थे। कितने कोष बनते थे, 1s2 2s2 2p4 बनता था, 2 ही कोष बनते थे, पहला कोष और ये दूसरा कोष। पहले कोष में 1s2, दूसरे कोष में 2s2 और 2p4 बनता था। तो यहाँ पे 2 कोष होने क्या मतलब है, दो ही ऑर्बिट है, 2 ही ऑर्बिट है, पहला ऑर्बिट दूसरा ऑर्बिट, 2 ही कक्षा है, या फिर 2 ही आवर्त में जा रहा है, या फिर 2 ही कोष बन रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ इसके लिए 3 कोष बन जाते हैं, यहाँ पे 3s2 और 3p4 हो जाता है। यहाँ पे कोषों की संख्या बढ़ रही है, कोषों की संख्या क्या हो रही है बाबूजी, ये नाभिक है, पहला कोष, दूसरा कोष, तीसरा कोष, कोषों की संख्या यहाँ पे क्या बढ़ रही है, ये नाभिक है पूरा। यहाँ पे 2 कोष, यहाँ पे 3 कोष हो रहे हैं। यहाँ पे जाएंगे तो 4 कोष, यहाँ पे 5 कोष, यहाँ पे 6 कोष बन जाएंगे। कोषों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती है, अर्थात समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी। क्योंकि परमाणु त्रिज्या होती क्या है, नाभिक से बाह्यतम कोष की दूरी। जैसे जैसे कोष बढ़ेगी वैसे वैसे दूरी बढ़ेगी, जैसे जैसे कोष बढ़ेगा वैसे वैसे दूरी बढ़ेगी। तो
जाहिर सी बात है परमाणु त्रिज्या क्या होगी, बढ़ेगी। और आवर्त में इसका अपोजिट होता है, परमाणु त्रिज्या बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। वहाँ पे परमाणु त्रिज्या घटती है, वहाँ पे परमाणु त्रिज्या घटती है, यहाँ पे परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। किसमें, आवर्त में परमाणु त्रिज्या, क्या बोला मैंने, परमाणु त्रिज्या आवर्त में घटती है और समूह में बढ़ती है। समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं। क्यों बढ़ती है, क्योंकि यहाँ पे कोषों की संख्या में वृद्धि हो रही है। तो अर्थात यहाँ पे आयनिक त्रिज्या भी बढ़ेगी। आयनिक त्रिज्या क्या होगी, जब आयन बन जाएगा, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पर 2 माइनस। अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद, बाह्यतम कोष के 2 इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिए, उसके बाद यहाँ पे जो आ रहा है वो है, अब इसके आयन के 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जो बाह्यतम कोष की दूरी होगी वो होगी आयनिक त्रिज्या। तो यहाँ पे वैसे भी कोष तो कम होने वाला है नहीं कि 2 इलेक्ट्रॉन निकल के तो कोष कम हो जाएगा, इसका कोष तो कम होने वाला है नहीं। तो उसी के रिस्पेक्ट में ही काम होगा। आयनिक त्रिज्या का ही कह लो चाहे परमाणु त्रिज्या, वो बात एक ही जैसे होगी। अर्थात आयनिक त्रिज्या और परमाणु त्रिज्या दोनों के दोनों क्या होंगी, बढ़ेंगे। तो परमाणु त्रिज्या आणविक त्रिज्या समूह में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है, क्योंकि कोषों की संख्या भी बढ़ती है। ये इसका जवाब हो जाएगा। अगला आ जाता है आयनन एंथैल्पी। अगला क्या आ जाता है, आयनन एंथैल्पी। आयनन एंथैल्पी, ठीक है भाई। आयनन एंथैल्पी क्या होती है, जब किसी परमाणु से हम इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं, तो ऊर्जा देनी पड़ती है। समझाता हूँ। जैसे कि ये पहला कक्षक हुआ, दूसरा कक्षक हुआ, ये ऑक्सीजन का परमाणु, किसका परमाणु है, ऑक्सीजन का परमाणु। अब ऑक्सीजन का परमाणु है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, बाकी 6 इलेक्ट्रॉन इस कोष में चले गए, ठीक है। अब आपको मालूम होगा ये अधातु है, ये कैसा कैरेक्टर शो करता है, अधातु का। ये तो मालूम होगा कि विद्युत ऋणी तत्व है, ऋण विद्युतीय तत्व है। इलेक्ट्रॉन को लेता है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट रूल के हिसाब से 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है इसको अष्टक नियम को, अपना अष्टक पूरा करने के लिए। इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, इसलिए ये अधातु है। अब 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, अब इससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कहो प्यारे, तो इससे बड़ी दिक्कत होगी। इलेक्ट्रॉन निकालने वाला नहीं है ये, है ना, क्योंकि इसका साइज भी छोटा है, नाभिक से बाह्यतम कोष की दूरी भी कम है, तो आकर्षण बल भी यहाँ पे अधिक काम करता है। आगे सल्फर में जाएंगे तो सल्फर में 3 कोष, पहला कोष, दूसरा कोष, तीसरा कोष बन जाते हैं। 3 कोषों की संख्या बढ़ जाती है वहाँ पे। यहाँ पे नाभिक से दूरी भी बढ़ जाती है। आकर्षण बल उतना ज़्यादा अधिक प्रभावी नहीं हो पाता जितना यहाँ पे होता है, ठीक है। इसलिए इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, इसमें से इसकी अपेक्षा थोड़ा आसान, इस नीचे वाले में और थोड़ा आसान, धीरे धीरे आसान होता जाता है। तो ऊपर से नीचे जाने पर आयनन एंथैल्पी क्या होती है, घटती है, कम होती जाती है ना ऊर्जा। अर्थात आयन में, किसी परमाणु को आयन में बदलने के लिए जो ऊर्जा हम देते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन निकालने की जो ऊर्जा हम देते हैं वो क्या होती है, आयनन एंथैल्पी। इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ऑक्सीजन से ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए और कम ऊर्जा देनी पड़ेगी। जैसे जैसे पोलियम तक आएंगे तो आसानी से ये इलेक्ट्रॉन का त्याग कर पाएंगे ऑक्सीजन की अपेक्षा। समझ आ गई बात। इसलिए आयनन एंथैल्पी का मान ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, घटता है। इसके कारण क्या होते हैं, परमाणु त्रिज्या के कारण भी हो जाता है ऐसा, क्योंकि परमाणु त्रिज्या बढ़ती है तो आकर्षण बल, नाभिकीय आवेश का प्रभाव कम पड़ता है, कोषों की संख्या बढ़ती है, ये भी कारण दे सकते हैं। एक प्रभाव होता है परिरक्षण प्रभाव, उसका भी यहाँ पे इफेक्ट पड़ता है। परिरक्षण प्रभाव बता देते हैं आपको, परिरक्षण प्रभाव क्या होता है, आपने वैसे 11th में पढ़ा होगा। परिरक्षण प्रभाव, जैसे बढ़िया प्यारा सा एग्जाम्पल ले लो, मैं नाभिक हूँ, अर्थात मैं धनावेशित हूँ, नाभिक हूँ, ठीक है। अब
ये चाक है, इस पर ऋणावेश है, मेरे पर धनावेश है, तो मैं इसको खींचूंगा क्योंकि मेरे में थोड़ा चार्ज ज़्यादा है, मैं इसको खींचूंगा। अब खींचूंगा तो ठीक है, अभी खींच लूँगा, इसके बीच में और बहुत सारी चाक आ जाएं, एक चाक और आ जाए तो इसको ज़्यादा तेज़ी खींचूंगा तो ये इस वाली, मान लो ये भी चाक है, ये उंगली भी चाक है, इसको ज़्यादा तेज़ी से खींचूंगा, इसको खींचूंगा, बताओ। ओबेसी बात है, ये वाली ज़्यादा, इस पर ज़्यादा आकर्षण बल काम करेगा। और भी आ जाए, ये मान लो 3 चाक आ गए, तीनों चाक, तो किसको खींचूंगा? ओबेसी बात ये वाली खींचेगा, इस पर उतना प्रभाव नहीं होगा। तो अर्थात बीच में जब बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन होते, बीच में ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं ना, तो बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉनों पर उतना प्रभाव नाभिकीय आवेश काम नहीं करता है, अर्थात ये थोड़ा फ्री हो जाता है आकर्षण बल से। इसी को कहते हैं परिरक्षण प्रभाव। जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो बस यही, तो बाह्यतम कोष इलेक्ट्रॉनों पर नाभिकीय आवेश उतनी प्रबलता से कार्य नहीं करता, बस यही प्रभाव क्या कहलाता है? परिरक्षण प्रभाव। आसानी से समझ में आ गया होगा। चलो, समझ आ गई बात। अगली आ जाती है धात्विक और अधात्विक लक्षण। धात्विक और अधात्विक लक्षण, अगली क्या आ जाती है बाबूजी? धात्विक लक्षण। तो आपको मालूम है ऑक्सीजन है, सल्फर है, ओल्ड स्टाइल से T4। आपको मालूम ये दोनों क्या है? अधातु हैं। ये दोनों क्या है बाबूजी? अधातु हैं। आपको ये बता दें हम, ये दोनों उपधातु हैं। ये दोनों क्या है? उपधातु हैं। पोलियम क्या है बाबूजी? ये धातु आ जाती है, धातु आ जाती है, समझ गए? तो समूह में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक लक्षण बढ़ रहा है, क्योंकि धातु मिलती ही जा रही है। पहले अधातु मिली थी, फिर थोड़ा सा धात्विक लक्षण मिला, क्योंकि उपधातु क्या होते हैं? जिनमें दोनों कैरेक्टर निभाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन लेते भी हैं, निकालते भी हैं। ठीक है, वही तो उपधातु होते हैं, जो धातु धातु दोनों का कार्य करते हैं। तो धात्विक लक्षण तो बढ़ रहा है, धातु मिल ही गई है अचानक से, लेकिन अधात्विक लक्षण घट रहा है। तो समूह में ऊपर से नीचे जाने पर धातु के लक्षण बढ़ता है, अधात्विक लक्षण घटता है। क्यों? क्योंकि आयनन एंथैल्पी का मान क्या होता है? घटता है। आयनन एंथैल्पी घटने का क्या मतलब है भाई? आयनन एंथैल्पी घटेगी तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा, जितने आसानी से निकलेगा उतने ज़्यादा क्या होगा? धन विद्युतीय होगा तत्व, समझ गए? उतने ज़्यादा धन विद्युतीय होगा। अब धन विद्युतीय क्या, उतने आसानी से इलेक्ट्रॉन वो त्याग सकेगा, जितने आसानी से त्याग सकेगा उतने ज़्यादा धातु वाला लक्षण शो करेगा, समझ गए? अब इनकी बात करें तो इनकी आयनन एंथैल्पी बहुत अधिक होती है, कि आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं करती है। क्या है? अधातु है। ये आसानी से थोड़ा त्याग कर देते हैं, ले भी लेते हैं। ये उपधातु में चलेगा, ये त्याग कर देता है, इसकी आयनन एंथैल्पी बहुत ही कम होती है। ये थोड़ी सी भी ऊर्जा देने पर इलेक्ट्रॉन त्याग कर देता है, ये धातु में चला जाता है। ठीक, समझ गए? अब बात करते हैं, यहाँ पे एक गुण और आ जाता है, परमाणुकता वाला। कौन सा? परमाणुकता। आपको मालूम है सल्फर द्विपरमाणुक है। सल्फर कितना परमाणुक है बाबूजी? द्विपरमाणुक तत्व है। और आपको यह भी मालूम है सल्फर के 8 तत्व भी आपस में मिलकर एक अपर रूप बनाते हैं। सल्फर के 8 तत्व भी मिलके आपस में अपर रूप बनाते हैं। और सीलियम की बात करें, इसके भी 8 तत्व मिलकर आपस में अपर रूप बना लेते हैं। आपको टेरिलियम की बात करें, इसके भी 8 तत्व मिलकर आपस में अपर रूप बना लेते हैं। ये अष्टपरमाणुक तत्व हैं, ये द्विपरमाणुक तत्व हैं। आपको ये बात भी याद रखनी पड़ेगी, आपको ये बात भी याद रखनी पड़ेगी। सल्फर का अणु जो होता है वो पुटित वलय पैक्ड होता है। पुटित वलय से कैसे पैक्ड होता है मैं बताता हूँ। जैसे एक सल्फर यहाँ पे आ जाएगा, फिर एक सल्फर नीचे, तो एक सल्फर ऊपर। कितने सल्फर हो गए? एक सल्फर, 2 सल्फर, 3 सल्फर, और यहाँ पे एक सल्फर आ जाएगा, एक सल्फर फिर ऊपर हो जाएगा। ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे जुड़ जाएगा, ऐसे जुड़ जाता है, ऐसे जुड़ जाता है। कितने सल्फर हो गए? 5 सल्फर हो गए। 3 सल्फर और आ जाएंगे। यहाँ पे एक ऐसे आ जाएगा, एक ऐसे आ जाएगा, एक ऐसे नीचे नीचे आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे भी हो जाता है, ये यहाँ से 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 हो जाता है। ऐसे पैक्ड होता है सल्फर, ऐसे बनाता है। और सल्फर की
सहसंयोजक, ये यहाँ पे सहसंयोजक आबंध बनते हैं, सल्फर एक दूसरे से बनाता है। सल्फर की आपने 10th की एनसीईआरटी वाली बुक में एक क्वेश्चन देखा होगा 10th की में, सल्फर आपस में मिल के एक गोलाकार अंगूठी जैसी संरचना बनाता है। सल्फर आपस में एक गोलाकार अंगूठी जैसी संरचना बनाता है। हो गए 4 8 8 8 नहीं हुआ, 6 इलेक्ट्रॉन दिखाओगे, एक इलेक्ट्रॉन का सभी से साझा कराओगे तो ऐसे गोलाकार संरचना अंगूठी जैसी बनती है। तो ये हो गई परमाणुकता की बात। सल्फर ऐसे, अब सल्फर में थोड़ी ये स्पेशल कंडीशन थी, ये कैसे पैक्ड होता है बाबूजी, तो मैंने बताया सल्फर का अणु की पुटित वलय संरचना है। ये सल्फर की क्या है, पुटित वलय संरचना है। ये सल्फर की पुटित वलय संरचना है। आ गई बात समझ में, सल्फर की पुटित वलय संरचना है। और यहाँ पे इनके बीच जो एंगल होता है 107 डिग्री का होता है, ये आपको ध्यान रखना, कोई ऐसे काम का नहीं है। यहाँ पे जो सल्फर परमाणु के बीच जो एंगल होता है, बॉन्ड एंगल, वो कितना होता है इनका बॉन्ड एंगल, 160 डिग्री का होता है। चलो ठीक है, आपके इतने समझ में आ गए होंगे। ठीक है, चलो अगली आ जाती है विद्युत ऋणात्मकता। अगला क्या आ जाता है, विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता की मैं बात करूं तो आपको मालूम होगा धातु के लक्षण बढ़ने के कारण समूह में नीचे से ऊपर जाने पर या ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता क्या होती, घटती है। ऐसे भी आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, किसी भी समूह में, चाहे जो भी समूह, किसी भी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता घटती है। ठीक है, क्योंकि नाभिकीय आवेश बढ़ता है, क्योंकि नाभिकीय आवेश बढ़ता है। अब नाभिकीय आवेश तो आवर्त में बढ़ता है, लेकिन घटती है, ठीक है। और यहाँ पे आवर्त में क्या होता है, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, बढ़ती है, और समूह में ऊपर से नीचे जाने पर घटती है। अब घटने कंडीशन यहाँ पे कारण यही देंगे हम कि क्योंकि धन विद्युतीय लक्षण बढ़ता है, क्योंकि धातु के लक्षण बढ़ता है, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, घटती है, क्योंकि धन विद्युतीय लक्षण बढ़ता है। धन विद्युत ऋणात्मकता है क्या, जो जैसे परमाणु ए है, परमाणु बी है, तो इनके बीच जो बांड बना है, सहसंयोजक बांड बना है, तो इसके एक इलेक्ट्रॉन ए का रहा होगा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन बी का रहा होगा। अगर कोऑर्डिनेशन बांड रहा होगा तो एक ही परमाणु के दोनों इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो अब मान लो ए की विद्युत ऋणात्मकता अधिक है, ए की विद्युत ऋणात्मकता क्या है, बहुत अधिक है, तो ए जो होगा, ये बांड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करेगा बाबूजी, अपनी ओर खींचेगा। बस यही गुण क्या कहलाता है, विद्युत ऋणात्मकता कहलाता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो होगा वो सबसे, इस समूह में सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व होगा, अर्थात विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक किसकी होगी, ऑक्सीजन की होगी, इसके बाद सल्फर की होगी। तो धीरे धीरे नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता यहाँ पे कम होती है। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। अगला आ जाता है ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था, समूह 16 के तत्व तो आपको जाहिर सी बात है, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, NH2 और N, इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 NP4 होता है। ये सभी के सभी क्या, कैसी अवस्था प्राप्त करना चाहते हैं, NH2 NP6, अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहते हैं, इसलिए लेना चाहते हैं, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने या साझा करने का प्रयास करते हैं, इसलिए इनकी क्या होती है, ये -2 ऑक्सीकरण अवस्था दिखाते हैं जनरली। समानता इनकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, 2 होती है। अब जैसे ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन जैसे कि N2O है, बनाता है, इसमें ऑक्सीजन 2 है, MgO बनाता है, इसमें ऑक्सीजन 2 है, तो -2 भी दिखाता है, -2 ऑक्सीजन दिखा रहा है। अब हम आपको बात करें H2O2 की बात करते हैं, पराक्साइड सुना होगा, H2O2 में -1 दिखाता है ऑक्सीकरण अवस्था। कैसे, हाइड्रोजन की होती +1, हाइड्रोजन की होती +1, इसकी मान लिया कुछ नहीं, x मान लिया, 2 लगे तो 2x हो जाएगा बराबर 0। यहाँ पे 2 परमाणु तो 2 से इसमें गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा,
यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 प्लस 2x बराबर 0, तो 2x बराबर माइनस का 2, 2 से 2 उड़ा तो x बराबर यहाँ पे -1 आ जाता है। यहाँ पे माइनस ऑक्सीजन जो होता है -1 दिखाता है ऑक्सीकरण अवस्था, तो ऑक्सीजन H2O2 में ऑक्सीजन -1 ऑक्सीकरण अवस्था दिखाता है। और हम आपको बता दें तो ऑक्सीजन प्लस भी दिखाता है, ऐसा नहीं है। ये F2O की बात करें तो इसमें ऑक्सीजन क्या दिखाता है, प्लस में दिखाता है। यहाँ पे ऑक्सीजन +2 दिखाता है ऑक्सीकरण अवस्था। क्यों दिखाता होगा, क्योंकि हमने बताया ना फ्लोरीन जो होता है विद्युत सबसे अधिक विद्युत पूरी आवर्त सारणी में किसकी होती है, फ्लोरीन को होती है। फ्लोरीन आसानी से इलेक्ट्रॉन खींच सकता है, शिफ्ट कर सकता है, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर लेगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। हम बताते हैं कैसे। इस पूरे यौगिक पर 0 होगा, तो पूरे यौगिक पर 0 होगा तो EF क्या इतना होगा, EF का 2 गुणे -1 होती है ऑक्सीकरण अवस्था इसकी, और ऑक्सीजन कितनी मान लेंगे हम, x। तो यहाँ पे -2 और प्लस x बराबर 0, x बराबर कितना आ जाएगा, +2। यहाँ पे +2 दिखाता है, समझ गए। यहाँ पे प्लस, अब +1 भी दिखाता है, वो एग्जाम्पल भी ले लो। +1 किस में दिखाता है सर, F2O2 में दिखाता है। यहाँ पे +1 दिखाता, आप तो निकाल लोगे। 2 गुणे -1 प्लस 2x बराबर 0, 2x बराबर 2, तो x बराबर +1, समझ गए। चलो, ये सारे के सारे दिखाता है। सल्फर भी हमारा -2 दिखाता है। और हम बात करें सल्फर की, -2 दिखाता है जनरली सल्फर ऑक्स। और बात करें पोलियम भी -2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता। पोलियम नहीं, क्योंकि पोलियम धातु, पोलियम इलेक्ट्रॉन लेता नहीं, निकालता है। जो पोलियम होता है, पोलियम कभी भी पोलियम की कभी भी -2 ऑक्सीकरण अवस्था नहीं होती। पोलियम की कभी भी -2 ऑक्सीकरण अवस्था नहीं, क्योंकि ये धातु है, ये इलेक्ट्रॉन के ग्रहण नहीं त्यागने की प्रवृत्ति रखता है। ठीक है। ये कभी कभी अब जैसे सीलियम और टेरिलियम की बात करूं, मैं सीलियम और टेरिलियम की बात करूं तो ये -2 वाले बहुत कम ही रियर केस है कि मिल जाए इनके, जल्दी से -2 ऑक्सीकरण अवस्था मिलती नहीं है, उपधातु हैं। अब हम बात कर लेते हैं धनात्मक की। धनात्मक कहाँ से कहाँ तक बना लेते हैं। धनात्मक की बात करें तो समूह 16 के तत्व +2 +1 अभी दिखाया ही। तो अभी माइनस में कौन कौन से दिखाते हैं, अभी दिखा दिया हमने। -2 कौन सा दिखाता है, ऑक्सीजन दिखाता है। -2 सल्फर दिखाता है। और ऑक्सीजन जो ये भी आप नोट्स बना रहे हो तो नोट्स में लिख देना, ये एग्जाम्पल जो लिखा है इसके में +1 भी देता है। इसमें जो बोला था Fe2O, इसमें +2 भी देता है। ये सारे भी एग्जाम्पल। H2O2 इसमें कितना देता था, इसमें अभी हमने बताया आपको H2O2 में -1 भी देता है। H2O2 में -1 भी देता है। और यह आसान, इनकी -2 ऑक्सीकरण अवस्था आसानी से नहीं मिलती। अब प्लस की बात करें तो ऑक्सीजन, और प्लस की बात करें तो प्लस कौन कौन से बनाते हैं अभी हमने बताया। इस समूह के तत्व +2 +4 और +6 और +1 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ NH2 होता है सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और क्या होता है NP4। आद्य अवस्था बनाए इसकी ग्राउंड स्टेट, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे बनाए तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन। इसके हिसाब से ऑक्सीकरण अवस्थाएं, ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो गई, यहाँ पे ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो गई, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो यहाँ के अनुसार -2 हो गई। यहाँ के अनुसार क्या हो गई, -2 हो गई। +2 भी हो सकती है आद्य अवस्था। ये कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था है ना,
ऑक्सीकरण अवस्था, ये आध स्टेट में, आध स्टेट है यहाँ पे कौन सी स्टेट है, आध स्टेट। यहाँ के लिए क्या हो जाएगी, -2 दिखा देगा, और यहाँ से +2 भी दिखा सकता है, ऐसा नहीं कि +2 नहीं दिखा सकता। अब -2 किसके लिए है, ये सल्फर और किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए -2। अब उसके लिए हम बता चुके हैं। अब यहाँ पे जब आगे बात करेंगे सल्फर में जाएंगे, ऑक्सीजन के पास तो ND उपकोष तो होता नहीं है, क्योंकि D उपकोष कब से होता है, तीसरे आवर्त से शुरू होता है। तो ऑक्सीजन जो होता है दूसरे आवर्त का तत्व है, दूसरे आवर्त में D उपकोष आता नहीं है, तीसरे आवर्त में सल्फर से आने लगता है। तो यहाँ पे कितने कक्षक बनते हैं, 5 कक्षक बनते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ये उत्तेजित होकर यहाँ जा सकता है, इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर यहाँ जा सकता है, और ये भी यहाँ पे जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ से ये +2 दिखा सकता है, यहाँ से ऑक्सीकरण संख्या कितनी दिखा सकता है, ये ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे ये आध स्टेट के लिए +2 दिखा सकता है। अब प्रथम उत्तेजित अवस्था की बात करूँ मैं, प्रथम उत्तेजित अवस्था की बात करूँगा तो मैं ये इलेक्ट्रॉन और ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चला गया, यहाँ पे चला गया। तो इसके अनुसार यहाँ पे ऑक्सीकरण अवस्था +4 बन जाएगी। उत्तेजित अवस्था में कभी भी ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, मतलब उत्तेजित अवस्था है, फर्स्ट उत्तेजित अवस्था है। यहाँ के अनुसार क्या बनेगी, उत्तेजित अवस्था में कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है ऑक्सीकरण संख्या, याद रखना। तो उत्तेजित अवस्था के बाद यहाँ तो ये पेयर बना है, ये तो किसी के साथ बांड बनाएंगे नहीं, ये बांड बना सकता है ये और ये, इसलिए कितने ऑक्सीकरण संख्या, 4। अब द्वितीय उत्तेजित अवस्था में क्या होता है, द्वितीय उत्तेजित अवस्था में क्या होता है बाबूजी, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, एक इसका इलेक्ट्रॉन, एक इसका भी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर यहाँ पहुँच जाता है। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, एक इसका वहाँ पे पहुँच गया, एक इसका यहाँ पे पहुँच गया। तो यहाँ के अनुसार आप सभी के सभी बना सकते हैं बांड। अब सभी के सभी बांड 6 के 6 ही इलेक्ट्रॉन, ये भी बांड बना सकता है, ये तीनों भी, ये दोनों भी। तो यहाँ के अनुसार +6 बन जाता है। तो समझ गए। तो धनात्मक में कौन कौन सी हमने वहाँ पे बोला, जैसे ऑक्सीजन +1 भी दिखा लेता है, -2 भी दिखा लेता है, +2 भी दिखा लेता है ऑक्सीजन। और बाकी सल्फर वगैरह बात करूँ मैं, +2 -2 तो दिखाता है सल्फर, +2 भी दिखा सकता है सल्फर, और +4 भी, और बाकी तत्व +4 भी, +6 तक भी दिखा सकते हैं। और मैंने टेरिलियम की बात की, तो ये, और टेरिलियम और जैसे सेलियम जो -2 वाले जल्दी से मिलते नहीं हैं, इनकी ऑक्सीकरण संख्या प्लस वाले मिल जाते हैं, ठीक है। पोलियम की बात करूँ, पोलियम कभी भी माइनस में नहीं दिखाता, क्योंकि वो धातु है, इसलिए वो हमेशा प्लस में ही दिखाएगा, +2 दिखाएगा, 4 दिखाएगा, 6 दिखाएगा। आशा करते हैं ऑक्सीकरण अवस्था वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अपर रूपता की बात करते हैं तो ऑक्सीजन और सल्फर के अपर रूप। ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन के अपर रूप मिल जाते हैं, O2 के रूप में मिल जाता है, O3 के रूप में मिल जाता है। ये सल्फर के रूप में सीलियम के 8 परमाणु का अपर रूप ज्ञात होता है, और सल्फर के भी 8 परमाणु का अपर रूप ज्ञात है। ये सारे के अपर रूप ज्ञात हैं। संकलन बनाने के पूर्व हमने बताया था ऑक्सीजन के, सल्फर और सीरिलियम के 8 परमाणु के श्रृंखलाएँ मिल जाती हैं, आपस में ही जुड़ जाते हैं उनके परमाणु। ये हो गए इनकी श्रृंखला अवस्था। अब रासायनिक गुण की बात आती है, रासायनिक गुण अगले वीडियो में देख लेंगे। भौतिक गुण इतने ही थे, समझ आ गया होता है, आप लोग रिपीट कर लेंगे। वीडियो को हमारी अच्छी लगे तो आप जानते हैं क्या करना है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगले मिलते हैं, थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स अ लॉट।